माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कशन करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है कि माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम पर्टिकुलर स्टेन से अगर कलर ना करें तो वो माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। यानी माइक्रोस्कोप से देखने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करना पड़ता है। तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस कर रहे हैं और उसमें पहला पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज स्टेन्ड बाय जैनस ग्रीन बी। ये स्टेन का नाम है और इसी से माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन किया जाता है और तब माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो बिना स्टेन के माइटोकॉन्ड्रिया नहीं देखा जा सकता माइक्रोस्कोप से या नेकेड आई से। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल टर्म है और एक माइटोकॉन्ड्रिया को यानी सिंगुलर टर्म जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया का वो माइटोकॉन्ड्रियन होगा। माइटोकॉन्ड्रियन मीन्स एक की बात कर रहे हैं और माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स कई की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है हर सेल में वो वैरी करता है और सेल के फिजियोलॉजिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कि सेल जो है वो एनर्जी बना रही है तो यानी उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा ज़्यादा होगी, उनका नंबर ज़्यादा होगा। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरीज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल्स, ठीक है। अब जो सेल ज्यादा एक्टिव होगी, अंदर उसके ज्यादा केमिकल रिएक्शंस चल रहे होंगे तो जाहिर सी बात है ऊर्जा की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की भी संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि आगे चल के बताया जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है, ऊर्जा बनती है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का शेप और साइज एक जैसा नहीं होता अलग अलग सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप और साइज भी वैरी करता है, ठीक है, और उसमें ज्यादा वेरिएशन दिखता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो तीसरा जो पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन साइज एंड शेप। शो वेरिएशन in size and shape। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कंसिडरेबल वेरिएशन दिखाता है साइज और शेप में, ठीक है। अब जहां तक माइटोकॉन्ड्रिया के साइज की बात है तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज रेंज होता है वो 0.2 से 1 माइक्रोन होता है। तो आप यहां मेंशन कर लेंगे कि द साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज 0.2 to 1 माइक्रोन। तो 0.2 से 1 माइक्रोन या इसको माइक्रोमीटर भी कहेंगे, ये रेंज है। कुछ सेल में आप माइटोकॉन्ड्रिया की साइज 0.2 माइक्रोन देखेंगे, कुछ सेल में आप माइटोकॉन्ड्रिया की साइज 1 माइक्रोन देखेंगे और कुछ में आप इनके बीच में जो अलग अलग वैल्यूज हैं वो देखेंगे। एवरेज जो आता है वो 0.5 माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज होता है। तो आप ये मेंशन कर लेंगे कि जो एवरेज साइज होगा माइटोकॉन्ड्रिया का एवरेज, ठीक है, तो वो होगा 0.5 माइक्रोन, ठीक है। अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज जब हमने कहा है तो ये डायमीटर की बात की है माइटोकॉन्ड्रिया की, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सिलिंड्रिकल होता है तो उसकी जो डायामीटर है या सॉसेज शेप होता है तो उसका जो डायामीटर है उसकी बात हमने की है। तो यहाँ जो साइज मेंशन किया गया है वो एक्चुअली डायामीटर है, ये ध्यान रखिएगा। तो साइज मतलब जो चीज यहाँ बताई जा रही है वो डायामीटर बताई जा रही है। ये जो वैल्यूज है ये डायामीटर को बता रहा है, ठीक है, ये मत भूलिएगा।
और जो शेप की बात है, तो अभी हमने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज शेप या सिलिंड्रिकल शेप होता है। सिलिंड्रिकल मतलब सिलेंडर जैसा, वो लंबा होगा और सर्कुलर होगा, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, सिलिंड्रिकल। और सॉसेज आप जानते हैं, सॉसेज छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे, ये प्लेट जैसा होता है या थोड़ा सा प्लेट जो बाउल जैसा दिखने लगे उसको क्या बोलते हैं, सॉसेज। तो सॉसेज शेप होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो ये भी आप मेंशन कर लेंगे, सॉसेज शेप होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। और इसके बाद यहां पर ये भी चीज ध्यान रखेंगे, सॉसेज या सिलिंड्रिकल शेप होता है, सिलिंड्रिकल शेप होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप सॉसेज जैसा या सिलिंड्रिकल जैसा होता है। अच्छा, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल या साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल ऑर्गेनल भी कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल भी कहेंगे, सेल ऑर्गेनल, ठीक है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया 2 मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। अब इसमें ध्यान रखें, जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होगी वो 2 मेम्ब्रेन होगी, एक इसमें आउटर मेम्ब्रेन होगा और एक इसमें इनर मेम्ब्रेन होगा। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, ध्यान रखिएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन होती है स्मूथ होती है और एक कंटीन्यूअस बाउंड्री बनाती है माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ। तो यानी कि ये जो मेम्ब्रेन होगी ये स्मूथ होगी और एक कंटीन्यूअस लाइनिंग या बाउंड्री कह सकते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ बनाती है, ठीक है। तो फॉर्म्स कंटीन्यूअस लाइनिंग, फॉर्म्स कंटीन्यूअस लाइनिंग, ठीक है, अराउंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और ये बाहर की तरफ होता है। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, अब ये जो ल्यूमन देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी स्पेसेस को क्या बोलेंगे, ल्यूमन बोलेंगे। अब ये ल्यूमन भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो एनसीईआरटी बुक लिखती है द इनर मेम्ब्रेन जो है वो एक तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया का ल्यूमन होता है उसको 2 फ्लूइड फिल्ड स्पेस में डिवाइड कर देती है। तो ये ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है वो इस ल्यूमन को 2 एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो उसको हम स्मूथ नहीं कहेंगे क्योंकि वो ऐसे बीच बीच में इनफोल्डिंग दिखाता है। तो इस तरह से इनर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ल्यूमन था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। तो इनर मेम्ब्रेन में 2 चीजें ध्यान रखना है, एक तो ये बीच बीच में इनफोल्डिंग्स दिखाती हैं, तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया और इसको आप लिख देंगे इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन जो है वो 2 चैम्बर बनाता है और 2 चैम्बर बनाता है, ये 2 कंपार्टमेंट्स हैं, 2 एक्वस कंपार्टमेंट्स, यानी 2 एक्वस चैम्बर बन जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एक इनर मेम्ब्रेन के बाहर और एक इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। जो और दोनों ही एक्वस है, मतलब दोनों में ही पानी जैसी चीजें भरी हुई हैं। प्योर वाटर तो नहीं होता है, उसके अंदर आयंस मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसलिए एक्वस मतलब पानी और उसके अंदर सॉल्यूट्स भी होंगे, ठीक है। तो एक्वस चैम्बर होता है और ये इनर मेम्ब्रेन की वजह से ही ये जो पूरा ल्यूमन है माइटोकॉन्ड्रिया का ये 2 चैम्बर में डिवाइडेड हो जाता है। अंदर वाला जो चैम्बर होता है इसको मैट्रिक्स कहा जाता है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ मैट्रिक्स। तो अंदर वाला जो चैम्बर है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है और जो बाहर वाला चैम्बर है उसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है, यानी इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पीएमएस में लिख देता हूँ। हालांकि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जैसा कोई टर्म एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है, बट उसने ये लिखा है
कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के ल्यूमेन को 2 चैम्बर में डिवाइड कर देता है। अगर आपके इनर मेम्ब्रेन हटा दीजिए तो ये दोनों चैम्बर मिक्स हो जाएंगे, यानी फिर आप मैट्रिक्स और पीएमएस जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पीएमएस मतलब होता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस आप मेंशन कर लीजिए, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पीएमएस होता है। और ये मैट्रिक्स है, मैं मैट्रिक्स बाहर लिख देता हूं क्योंकि अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो ये हो गया मैट्रिक्स, ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं, जो जगह जगह आप इनफोल्डिंग्स देख रहे हैं, इन इनफोल्डिंग्स को कहा जाता है क्रिस्टी। इन इनफोल्डिंग्स को कहा जाता है क्रिस्टी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्रिस्टी, CRISTAE, CRISTAE, क्रिस्टी कहेंगे। और इसके बाद जो सिंगुलर टर्म होता है क्रिस्टी का, उसको कहा जाता है क्रिस्टा। प्लूरल टर्म है क्रिस्टी, यानी एक से ज्यादा होगा तो क्रिस्टी, और अगर एक की बात करेंगे तो क्रिस्टा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है तो क्रिस्टी भी प्लूरल है, माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर है तो क्रिस्टा भी सिंगुलर है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों मेम्ब्रेन में अपने अपने एंजाइम सिस्टम्स होते हैं। मतलब इनमें जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे वो अलग अलग नेचर के होंगे, उनका फंक्शन भी अलग अलग होगा। तो ये भी साफ साफ लिख लेंगे, द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर स्पेसिफिक एंजाइम्स, ठीक है। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये पॉइंट भी लिख लेंगे कि दोनों मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक एंजाइम्स होंगे। ये नहीं खाली बाहर में ही होगा, स्पेसिफिक एंजाइम्स बाहर वाले मेम्ब्रेन में भी होंगे और अंदर वाले मेम्ब्रेन में भी होंगे, अलग अलग होंगे। स्पेसिफिक का मतलब बाहर वाले मेम्ब्रेन का एंजाइम अलग होगा, अंदर वाले मेम्ब्रेन का एंजाइम अलग होगा। अब इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एरोबिक रिस्पिरेशन में रोल प्ले करता है। आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे कि रिस्पिरेशन के बारे में, ग्लाइकोलिसिस का नाम सुना होगा थोड़ा बहुत, उसके बाद आप क्रेब साइकिल का नाम सुने होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नाम सुने होंगे। अगर नहीं भी सुने हैं तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में, सेलुलर रिस्पिरेशन चैप्टर में। तो फिलहाल अभी के लिए लिख लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया प्ले रोल इन एरोबिक रिस्पिरेशन, और इसी को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये एटीपी बनाता है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ध्यान रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का जो रोल है वो है एरोबिक रिस्पिरेशन में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिस्पिरेशन करने में हेल्प करता है। तो एरोबिक रिस्पिरेशन, और एरोबिक रिस्पिरेशन में होता क्या है, एडीपी से, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एटीपी बनता है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। यानी जब ऑक्सीजन मौजूद रहेगा तभी ऐसा हो पाएगा, एडीपी से एटीपी बन पाएगा, और इसी को एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन ये काम है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है ना। यानी जब हम एरोबिक रिस्पिरेशन कहेंगे तो उसमें एटीपी बनता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस से, तो इसलिए एरोबिक रिस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। यानी फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है जब किसी कंपाउंड के साथ फास्फोरस जुड़ता है, यानी एडीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, और ये क्या हो गया, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इन दोनों में एक फास्फोरस का डिफरेंस है, यानी कि एक इनऑर्गेनिक फास्फेट आकर के जुड़ रहा है एडीपी से। तब एक और, दो फास्फोरस तो पहले ही था डाइफॉस्फेट, एक फास्फोरस और आके जुड़ गया तो ट्राइफॉस्फेट हो गया। तो फास्फोरस का जुड़ना मतलब फास्फोराइलेशन, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जुड़ना मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसके जो मैट्रिक्स होता है इसमें एटीपी बनता रहता है, ठीक है। और एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी। तो एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। तो एटीपी को आप लिख लेंगे एनर्जी करेंसी, ठीक है, एनर्जी करेंसी या एनर्जी क्वाइन, क्योंकि इसी से एनर्जी मिलती है, ठीक है। और क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनती है तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल
माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी तो सेल को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। पावर हाउस आप लोग जानते हैं जहाँ बिजली पैदा होती है और घरों में सप्लाई होती है, तो उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल के अंदर एक पावर हाउस जैसा है जो कि एनर्जी बना बना करके सेल के डिफरेंट हिस्से में उसको सप्लाई करता है, अलग अलग ऑर्गेनल्स को जहाँ जरूरत होती है एटीपी को, उसको वो वहाँ पर देता है। अब यहाँ ध्यान रखें माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होता है। तो जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों में एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो इसका मैट्रिक्स होता है इसमें जो सबसे पहले बड़ी चीज आपको दिखेगी, इसमें सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकली कॉइल्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, और वो एक नहीं होंगे, कई होंगे, 2-4 आप इसमें मान सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होगा इसमें खुद का अपना डीएनए होगा। सेल के अंदर 2 ही सेल ऑर्गेनल है जिनमें खुद का अपना डीएनए होता है। न्यूक्लियस वाला डीएनए तो जीनोमिक डीएनए है, मेन डीएनए है, लेकिन इसके अलावा 2 सेल ऑर्गेनल हैं जिनमें खुद का अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट उसका एक टाइप है। और खुद के डीएनए होने की वजह से ये अपना आरएनए बना सकते हैं और कुछ प्रोटीन बना सकते हैं। हालांकि सारी प्रोटीन ये इसके अंदर जो पाई जाती है ये खुद नहीं बना सकता, इसको कुछ प्रोटीन बाहर से भी चाहिए। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन, न्यूक्लियस से का जो डीएनए है उससे जो प्रोटीन बनती है वो प्रोटीन भी इसको चाहिए, तो लेकिन अपनी भी कुछ ये प्रोटीन बना सकता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा जो डीएनए होता है इसका डीएनए सर्कुलर डीएनए होता है, तो डबल स्ट्रैंडेड, ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, डबल स्ट्रैंडेड, डीएस मतलब डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। और ये जब भी दोनों स्ट्रैंड होंगे ये हेलिकल कॉइलिंग दिखाएंगे, एक दूसरे के ऊपर हेलिकल तरीके से कॉइल रहेंगे, ठीक है। तो 2 स्ट्रैंड जो डबल स्ट्रैंड है वो हेलिकल कॉइलिंग दिखाएगा, ठीक है। और जब डीएनए होगा तो जाहिर सी बात है आरएनए भी पाया जाएगा, कुछ सम आरएनए मॉलिक्यूल्स आर आल्सो फाउंड, तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, इसमें कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी बनते हुए दिखाई देंगे, तो कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी आपको दिखाई देंगे, हमने यहाँ आरएनए लिख दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में डीएनए मॉलिक्यूल दिखता है, ठीक है, और डीएनए मॉलिक्यूल एक नहीं होता है, सम डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं 2, 3, 4 अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया के हिसाब से। उसके बाद इसमें कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होता है, फिर इसमें आरएनए मॉलिक्यूल होगा तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाएंगे मैट्रिक्स में, ठीक है ना, तो कुछ प्रोटीन्स भी इसके अंदर मिलेंगे एंजाइम्स के रूप में। क्रेब साइकिल का नाम सुने होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल चलती है, एरोबिक रिस्पिरेशन का एक पार्ट होता है क्रेब साइकिल, तो उसके तमाम एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होंगे। तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आपको तमाम प्रोटीन्स मिलेंगी, आरएनए मॉलिक्यूल मिलेगा, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकली कॉइल्ड सर्कुलर डीएनए मिलेगा, ठीक है, और इनके कई मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। और इसमें 70s राइबोसोम भी मिलेगा, 70s राइबोसोम्स भी इसमें मिलेंगे, और 70s राइबोसोम जो मिलेंगे वो अपने फ्री जो है सब यूनिट्स के रूप में मिलेंगे, 50s और 30s। और जैसे बैक्टीरिया में हमने बताया था कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है जब 50s और 30s आकर के मैसेंजर आरएनए से चिपक जाते हैं, फिर उस पर चलते हैं तो प्रोटीन बनती है, वही सेम चीज माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। तो मतलब मैं लिख देता हूं 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 70s राइबोसोम मिलेगा, और ये 70s राइबोसोम जो है ये फ्री फॉर्म में मिलेगा, मतलब 50s और 30s, ये दोनों सब यूनिट कंबाइंड मैसेंजर आरएनए के ऊपर जाके करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि अपनी कुछ प्रोटीन्स खुद भी बना लेता है, ठीक है ना, लेकिन सारी प्रोटीन वो खुद नहीं बना पाता, तो इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। यानी सेमी मतलब पार्शियली, पूरे तरह से नहीं, और ऑटोनॉमस मतलब अपने ऊपर निर्भर। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने ऊपर कुछ हद तक निर्भर है, क्योंकि कुछ प्रोटीन ये खुद बना सकता है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, ठीक है ना। और इसका डीएनए प्रोकैरियोट के डीएनए जैसा ही होता है, सर्कुलर। इसमें भी जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल जैसा ही राइबोसोम होता है। तो माना जाता है कि कभी माइटोकॉन्ड्रिया एक इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करती थी, जिसको किसी सेल ने अपने अंदर ले लिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल भी कहा जाता है, यानी एक सेल के अंदर एक दूसरी सेल। ये बहुत पहले धरती पर ऐसा हुआ होगा, तो आज एक यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, और ये बात क्लोरोप्लास्ट के लिए भी कही जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं, जो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स हैं, और ये कभी सेल के रूप में, प्रोकैरियोटिक सेल के रूप में एग्जिस्ट करते थे धरती पर बहुत पहले,
लेकिन एंडोसिम्बायंट थ्योरी के हिसाब से इनको एक सेल ने अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो डिवीजन होता है वो फिशन से होता है। आप देखेंगे बैक्टीरिया में भी डिवीजन फिशन से होता है, यानी एक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है, तो ये फिशन प्रोसेस से डिवाइड होती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने ये कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल विद इन सेल है और क्लोरोप्लास्ट भी सेल विद इन सेल है, आगे चल के बताया जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसीडर्ड एज सेल विद इन सेल, ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें 70s राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, 70s राइबोसोम पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर टू प्रोकैरियोट सेल, ये दोनों प्रॉपर्टी इसकी प्रोकैरियोटिक सेल से सिमिलर है, सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये माना जाता है कि वंस माइटोकॉन्ड्रिया was considered as a independent existing prokaryotic cell, so it is once was an independent cell but was engulfed, अंदर ले लिया गया, but was engulfed by another सेल, और जो दूसरी सेल थी जब वो माइटोकॉन्ड्रिया को इनगल्फ कर ली तो वो यूकैरियोटिक सेल बन गई। तो आप समझ सकते हैं कि जो आज के समय की यूकैरियोटिक सेल आप देख रहे हैं उसने माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जैसे ऑर्गेनल्स को इनगल्फ किया हुआ है। ये एक थ्योरी है कि जब धरती पर पहली बार सेल आई तो आप सबको मालूम है वो सेल प्रोकैरियोटिक सेल थी। धीरे धीरे यूकैरियोटिक सेल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसमें एक थ्योरी ये भी कहती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहे हैं वो एंडोसिम्बायंट थ्योरी के आधार पर ये सेल विद इन सेल जैसा कंडीशन है। तो ये जो चीज बताया जा रहा है कि वंस माइटोकॉन्ड्रिया वाज एन इंडिपेंडेंट सेल, और ये जो इंडिपेंडेंट सेल थी वो प्रोकैरियोटिक सेल थी, ठीक है, बट वाज इनगल्फ्ड बाय अनदर सेल, और इस तरह से वो सेल यूकैरियोटिक सेल बन गई। तो ये होता है एंडोसिम्बायंट थ्योरी। एंडोसिम्बायंट थ्योरी से ये एक्सप्लेन होता है, यानी एंडोसिम्बायंट थ्योरी यही बताती है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल विद इन सेल और माइटोकॉन्ड्रिया इज सिमिलर टू विच सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। क्यों? क्योंकि उसमें 70s राइबोसोम पाया जाता है और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, और इन दोनों की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया अपनी प्रोटीन भी बना सकता है, क्योंकि डीएनए नहीं होगा तो आरएनए नहीं बनेगा, और राइबोसोम जब आरएनए पर नहीं चलेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, ये हम आपको समझा चुके हैं। तो इन दोनों के वजह से माइटोकॉन्ड्रिया कैन सिंथेसाइज सम प्रोटीन्स in its matrix, ठीक है। तो अपने मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया कुछ प्रोटीन बना सकता है, लेकिन ज्यादातर प्रोटीन के लिए वो अभी भी न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है, मतलब आंशिक रूप से आत्मनिर्भर, अपने ऊपर डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, ये इसको कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ डिपेंडेंट है बट पार्शियली है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनॉमस, माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल विद इन सेल स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इट इज सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक सेल। और एक और चीज, माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टी होती है, ये देख लो सरफेस एरिया बढ़ा रही है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन ऐसे जाती है, अगर वो सीधे ऐसे चली जाती तो इतना अलग से एक्स्ट्रा सरफेस नहीं मिलता। तो क्रिस्टी इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। तो याद रखिए क्रिस्टी का काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस सरफेस एरिया, ऐसे मींस सरफेस एरिया। तो क्रिस्टी इंक्रीजेस सरफेस एरिया। तो ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल। इसमें ये वाला पार्ट एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है, सेमी ऑटोनॉमस बॉडी नहीं मेंशन किया है एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक में ये भी मेंशन नहीं है कि एंडोसिम्बायंट थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, ये भी नहीं लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल कहा जाता है। बट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें ये मिलेगा। अब हम लोग प्लास्टिड का डिस्कशन करेंगे। प्लास्टिड्स
देखिए किसी भी सेल में, खासकर अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल प्लास्टिड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे नंबर पर आता है। ध्यान से सुनिएगा, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल। तो अगर हम आपसे पहले तो ये लिख लीजिए कि प्लास्टिड पाया जाता है सभी प्लांट्स में और कुछ प्रोटिस्ट्स में, जैसे कि यूग्लिनोइड्स। तो आप ये मेंशन कर लेंगे कि प्लास्टिड्स जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल्स, ठीक है, एंड सम प्रोटिस्ट्स। प्रोटिस्टा एक किंगडम है जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और कौन से प्रोटिस्ट में? यूग्लिनोइड्स एक ग्रुप होता है, यूग्लिनोइड्स। आपने नाम सुना होगा यूग्लिना का, ठीक है ना, एक मेंबर है यूग्लिनोइड्स का। तो प्रोटिस्टा किंगडम है और उसका एक क्लास मान लीजिए या उसका एक ग्रुप मान लीजिए, उसको यूग्लिनोइड कहेंगे। और उसमें प्रोटोजोअन्स भी आते हैं, उसमें यूग्लिनोइड्स भी आते हैं, उसमें डाइएटम्स भी आते हैं, उसमें डायनोफ्लाजेलेट्स आते हैं। ये सब अलग अलग ग्रुप हैं। तो उसमें जो यूग्लिनोइड्स होगा उसमें जो है ये प्लास्टिड पाया जाएगा। तो आप देखिए प्लास्टिड किसमें पाया जाता है? ऑल प्लांट सेल्स में और कुछ प्रोटिस्ट्स में। कौन से प्रोटिस्ट में पाया जाता है? तो आप देख रहे हैं यूग्लिनोइड्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब साइज की बात हो रही थी, मतलब लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल या लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल। तो देखिए अगर सवाल पूछता है कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, ध्यान रखिएगा, तो अगर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल पूछेगा तो चाहे वो कोई भी सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, ठीक है ना, तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल नहीं है। साइटोप्लाज्म तो न्यूक्लियस से अलग हटके होता है। और जो साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनल पाया जाएगा उसको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल कहेंगे। तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कोई भी सेल हो, एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, कोई भी यूकैरियोटिक सेल हो, न्यूक्लियस सबसे बड़ा होगा। लेकिन अगर सवाल आता है लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल, लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल अगर पूछ दिया, तो लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल अगर पूछ देगा तो आंसर होगा प्लास्टिड। अगर प्लांट सेल है, नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगर एनिमल सेल है तो प्लांट सेल में तो प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे प्लांट सेल में, इन प्लांट सेल पहले नंबर पर प्लास्टिड होगा साइज में, दूसरे नंबर पर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। लेकिन अगर एनिमल सेल होगा तो एनिमल सेल में तो प्लास्टिड होता नहीं है, तो वहां माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल होगा। तो याद रखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल इन एनिमल सेल, क्योंकि एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करोगे तो प्लास्टिड लार्जेस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है। तो अगर ओवरऑल सेल ऑर्गेनल की बात करेंगे, हमें कोई ऐसे 3 सेल ऑर्गेनल बताओ प्लांट सेल में जो क्रम से सबसे बड़े, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा हो। तो न्यूक्लियस सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल होगा, दूसरे नंबर पर प्लास्टिड सेल ऑर्गेनल होगा, तीसरे नंबर पर माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल होगा। लेकिन जब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल कहेंगे तो प्लास्टिड नंबर 1 चला जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस इज नॉट अ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल। तो नंबर 1 प्लास्टिड, नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल न्यूक्लियस हो गया और सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं है। और केवल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया नंबर 1 हो जाएगा, न्यूक्लियस तो अलग है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं पाए। प्लास्टिड्स आर इजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज दे आर वेरी लार्ज इन साइज। जैसा कि अभी हमने बताया कि प्लास्टिड सबसे बड़े साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल हैं और दूसरे नंबर का लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है, ठीक। तो प्लास्टिड जो होते हैं वो एक तरह से कहा जाए कि easily observed under the microscope as they are very large cell organel, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लास्टिड्स में पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट्स को डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं या उनके पार्ट्स को डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं। पूरा प्लांट ही हरा दिखता है प्लास्टिड की वजह से। प्लास्टिड का एक टाइप है, आगे डिस्कशन होगा। तो प्लास्टिड
provides contains pigments which provide different colors to plants. तो ये ध्यान रखेंगे, they contain specific pigments, और इन्हीं स्पेसिफिक पिगमेंट से आप देखेंगे डिफरेंट कलर्स, टू प्लांट्स। तो प्लांट्स को डिफरेंट कलर जो मिलता है उसके पीछे भी प्लास्टिड, उसके अंदर जो पिगमेंट्स हैं उसके कारण प्लांट्स को डिफरेंट कलर्स मिलता है। अब इसके बाद बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन प्लास्टिड जो है वो मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। तो लिख लेंगे बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, on the basis of types of pigments in plastids, so on the basis of type of pigments in plastids are of 3 types, ठीक है। plastids are classified into 3 types। तो प्लास्टिड को हम 3 तरह से तीन ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। प्लास्टिड को 3 ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हो गया क्लोरोप्लास्ट, दूसरा हो गया क्रोमोप्लास्ट और तीसरा हो गया ल्यूकोप्लास्ट। तो आप लिख लें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लास्टिड। अब आप देखिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके वजह से प्लांट का कलर ग्रीन होता है, क्योंकि इसमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो अलग तरह के पिगमेंट होते हैं। क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है, इसमें कैरोटीनॉइड नाम के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड एक ग्रुप है, क्लोरोफिल भी एक ग्रुप है। क्लोरोफिल भी कई तरह का होता है, ए बी आप नाम सुने होंगे, और कैरोटीनॉइड्स भी कई तरह के होते हैं। आगे जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां बताया जाएगा। तो फिलहाल ये ध्यान रखिए कि क्लोरोफिल में जो पिगमेंट्स होते हैं वो पिगमेंट्स जो होते हैं वो क्लोरोफिल होता है और कैरोटीनॉइड्स होते हैं। तो मेंशन कर लेंगे क्लोरोफिल में जो पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट होता है उसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, ठीक है। और इसमें कैरोटीनॉइड नाम का पिगमेंट होता है, कैरोटीनॉइड्स। और ये जो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड नाम के पिगमेंट्स होते हैं इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी को ट्रैप करना। इनका मेन काम है फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल होगा तभी फोटोसिंथेसिस हो पाएगी, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो इन तीनों प्लास्टिड में ये वाला प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि इसके अंदर एक खास तरह का पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड। इसमें क्लोरोफिल ही मेन है जो फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेता है। कैरोटीनॉइड जो है वो मदद करते हैं। केवल कैरोटीनॉइड होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस के लिए दोनों जरूरी है, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड दोनों होना चाहिए, ठीक। कैरोटीनॉइड्स जो है सहायक पिगमेंट होते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं जो क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करते हैं। जब सनलाइट पड़ती है तो उसमें लाइट की एनर्जी से बहुत सारे क्लोरोफिल नष्ट भी हो सकते हैं इंटेंस लाइट से। तो कैरोटीनॉइड्स क्लोरोफिल को घेरे रहते हैं, यानी सारी एनर्जी जो एक्सेस एनर्जी को खुद ही सह लेते हैं, तो क्लोरोफिल बच जाता है। तो याद रखिए क्लोरोफिल के वजह से प्लांट का कलर ग्रीन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रोवाइड ग्रीन कलर टू प्लांट्स, ग्रीन कलर टू प्लांट्स। प्लांट्स का जो भी हिस्सा हरा दिख रहा है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से दिख रहा है, उस हिस्से में क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, ठीक है। और ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये ट्रैप लाइट एनर्जी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। तो ध्यान रखें ये जो पिगमेंट मौजूद है क्लोरोप्लास्ट में, ये ट्रैप लाइट एनर्जी, मैं यहां लिख देता हूं, ट्रैप लाइट एनर्जी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो हरा रंग देना और दूसरा फोटोसिंथेसिस में मदद करना, यही इन पिगमेंट्स का काम है, खासकर क्लोरोफिल का,
और फिर से बोल रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस बिना दोनों पिगमेंट के संभव नहीं है। क्लोरोफिल तो सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट है और ये दोनों ही पिगमेंट वाटर इनसॉल्युबल है, यानी कि हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक नहीं है। जो चीज़ वाटर सॉल्युबल होगी उसको हाइड्रोफिलिक कहेंगे, जो चीज़ वाटर को रिपेल करेगी, वाटर में नहीं घुलेगी, उसको हाइड्रोफोबिक कहेंगे। तो ये हाइड्रोफोबिक होते हैं और ये फैट सॉल्युबल होते हैं। तो याद रखेंगे ये फैट सॉल्युबल होते हैं। तो आप यहाँ मेंशन कर लीजिएगा, क्लोरोफिल और कैटनोइड यानी क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट्स होते हैं, दीज आर फैट सॉल्युबल, ठीक है, बट वाटर इनसॉल्युबल, बट वाटर इनसॉल्युबल। जो भी चीज फैट में सॉल्युबल होगी वो वाटर में इनसॉल्युबल होती है, ठीक है, ये आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे। अब आते हैं हम लोग दूसरा जो टाइप ऑफ प्लास्टिड है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर्ड प्लास्टिड्स को कहते हैं। ये प्लांट को हरे रंग के अलावा बाकी दूसरे रंग प्रोवाइड करते हैं। खासकर जो एनसीईआरटी बुक यहाँ पर मेंशन करती है, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, ये सब यदि आपको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में दिख रहा है तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से दिख रहा है, उनके अंदर जो पिगमेंट्स हैं। तो याद रखिए क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसमें कैरोटिनॉइड्स होते हैं और दो तरह के कैरोटिनॉइड्स होते हैं, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कैरोटिनॉइड्स जो है दो तरह के होते हैं। तो इसमें जो पिगमेंट होगा वो होगा कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड नाम के पिगमेंट पाए जाते थे, यहाँ पर सिर्फ कैरोटिनॉइड नाम के पिगमेंट पाए जाते हैं। और ये दो तरह के कैरोटिनॉइड्स होते हैं, कैरोटिन और ज़ैंथोफिल। तो कैरोटीन और ज़ैंथोफिल नाम, ये कैरोटीन ज़ैंथोफिल ये इसमें भी होगा, क्लोरोप्लास्ट में भी होगा। ध्यान रखिए क्लोरोप्लास्ट में भी जो कैरोटिनॉइड्स होंगे वो भी दो तरह के होंगे, वो भी कैरोटीन और ज़ैंथोफिल उनमें भी होगा, लेकिन उनमें चूंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा होती है कैरोटिनॉइड की तुलना में, तो हरा रंग डोमिनेट कर जाता है, ठीक, ये दबा देता है ये कैरोटिनॉइड के वजह से जो रंग है उसको, तो हरापन ज्यादा दिखता है। आप देखेंगे ग्रीन में भी डिफरेंट शेड्स दिखते हैं, कुछ पीलापन लिए हुए हरा, कुछ डार्क हरा, कुछ लाइट हरा, कुछ ब्लूइश ग्रीन। तो आप ये जो प्योर ग्रीन नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि केवल क्लोरोफिल थोड़ी ना है, उसमें कैरोटिनॉइड्स भी हैं, और कैरोटिनॉइड्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। तो जब हमने बोला कि क्रोमोप्लास्ट में कैरोटिनॉइड्स पाए जाते हैं और ये कैरोटिनॉइड्स दो तरह के होते हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, और इन्हीं के कारण इम्पार्ट वेरियस कलर्स टू प्लांट पार्ट, टू प्लांट पार्ट। अब कौन कौन से कलर? तो येलो कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, सॉरी ग्रीन नहीं, रेड कलर। तो ये सारे जो कलर्स होते हैं ये कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। तो आप कहेंगे सर यही कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स तो क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जा रहे हैं, तो क्यों नहीं क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये सारे कलर होते हैं? तो उसका रीजन बता दिया कि भैया इसमें तो क्लोरोफिल भी पाया जा रहा है ना, और वही डोमिनेटिंग पिगमेंट है, तो दबा दे रहा है इनके इफेक्ट को। तो पीले के साथ जब ज्यादा हरा रहेगा तो हरापन लिए वो पीला आएगा ना, तो उसको तो बेसिकली हरा ही कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा। तो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में कॉमन चीज क्या है? कॉमन ये है कि इसमें भी कैरोटिनॉइड होता है और इसमें भी कैरोटिनॉइड होता है, और कैरोटिनॉइड्स एक ग्रुप है पिगमेंट का, उसके अंदर दो सब ग्रुप्स हैं, कैरोटीन अलग, ज़ैंथोफिल अलग। अब इनमें क्या अंतर होता है ये हम लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल क्रोमोप्लास्ट जो है हरे रंग को छोड़ करके बाकी सारे रंग को प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, यदि वो मौजूद है प्लांट में तो। और लेकिन ये क्रोमोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं है। ये बात समझ में आ गया? तो ये दूसरे तरह का पिगमेंट, दूसरे तरह का प्लास्टिड हो गया। तीसरे तरह का प्लास्टिड होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को कलरलेस प्लास्टिड कहा जाता है, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिड, तो आप यहाँ मेंशन कर लीजिए इसमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता, नो पिगमेंट्स, तो इसीलिए इनको कलरलेस प्लास्टिड कहा जाता है। ये कलरलेस प्लास्टिड्स है और इनका मेन काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, यानी ये फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, ठीक है। ये फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, तो स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, स्टोरेज ऑफ फूड
मटेरियल, ठीक है। तो स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल हो गया, और इनके वेरियस शेप एंड साइजेस, वेरियस शेप एंड साइजेस तो होते ही हैं जैसा कि हमने आपको बताया है, और ये 3 तरह के होते हैं, ठीक। ये 3 टाइप्स के होंगे ल्यूकोप्लास्ट। इसमें एक टाइप आप जानते होंगे एमाइलोप्लास्ट, दूसरा टाइप इलायोप्लास्ट, और तीसरा टाइप जो होता है उसको एल्यूरोप्लास्ट बोला जाता है, ठीक है। या वो प्रोटीन का स्टोरेज करता है, एक ऑयल का स्टोरेज करता है, एक कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करता है। तो एक हो गया एमाइलोप्लास्ट, ठीक है, दूसरा हो गया इलायोप्लास्ट, ठीक है, और तीसरा हो गया एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट, इसमें जो एमाइलोप्लास्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करता है, ठीक है। और जो इलायोप्लास्ट होता है, AI होगा बेटा, ELAI, तो AIO। तो जो इलायोप्लास्ट होता है इट स्टोर्स ऑयल या फैट, ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट किसको स्टोर करेगा? इट स्टोर्स प्रोटीन, ठीक। और जो एमाइलोप्लास्ट होता है इट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, तो ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, ठीक है। और ये जो ल्यूकोप्लास्ट है अलग अलग शेप एंड साइजेस के पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में क्या मेंशन की है। तो ल्यूकोप्लास्ट अलग अलग शेप एंड साइजेस के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होंगे उनकी एक एवरेज शेप एंड साइज होगी, एक एवरेज साइज होगी, एक फिक्स जैसा शेप होगा, एक प्लांट में एक ही जैसा होगा, ठीक है। लेकिन अलग अलग प्लांट में अलग अलग शेप होता है क्लोरोप्लास्ट का, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो एक ही सेल में अगर ल्यूकोप्लास्ट है तो उसके शेप और साइजेस अलग अलग होंगे, ये कहने का मतलब है। तो वैलिड शेप एंड साइजेस होते हैं। ये एक सेल की बात की जा रही है, ये थोड़ी ना है कि एक सेल में क्लोरोप्लास्ट अगर लेंथ शेप है तो उसी सेल में क्लोरोप्लास्ट जो है वो रिबन शेप हो जाएगा, नहीं। अगर एक सेल में क्लोरोप्लास्ट लेंथ शेप है तो सभी सेल में क्लोरोप्लास्ट लेंथ शेप होगा। लेकिन जब ल्यूकोप्लास्ट की बात करेंगे तो एक सेल में पाए जाने वाले ल्यूकोप्लास्ट का शेप और साइज वैरी करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो शेप एंड साइज वेरिएबल, ठीक है, इन अ सेल, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और ल्यूकोप्लास्ट 3 तरह के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, इलायोप्लास्ट ऑयल स्टोर करता है, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करता है। अब आपको मालूम है कोई भी प्लांट का स्टोरेज ऑर्गन होगा तो वहां फूड मैटर स्टोर होगा। आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च प्लांट में स्टोर रहता है। जो मेन कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्लांट में जो स्टोरेज प्रोडक्ट होता है वो है स्टार्च। तो एमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करेंगे? स्टार्च को स्टोर करेंगे। एग्जांपल के लिए लिख लीजिए स्टार्च। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड या स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है? स्टार्च। तो स्टार्च किस में पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है आलू में, और स्टार्च पाया जाता है व्हीट में, स्टार्च पाया जाता है राइस में। तो इनमें आपको राइस के ग्रेन में, व्हीट के ग्रेन में जो सेल्स होंगी, और आलू में अंदर आलू की जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, आलू जिसको कहते हैं, इसकी सब्जी बना के खाते हैं, उसमें क्या है? उसकी सेल में क्या पाया जाएगा? एमाइलोप्लास्ट। तो पोटैटो एग्जांपल हो गया एमाइलोप्लास्ट जिसमें देखा जाएगा। इलायोप्लास्ट मतलब जो ऑयल स्टोर करते हैं। अब ऑयल स्टोर करने वाले में जो कैस्टर सीड है, ग्राउंडनट सीड है, उसमें से तेल निकलता है, मूंगफली का तेल, कैस्टर का तेल, तो उनके सीड में जो है इलायोप्लास्ट पाया जाएगा। ये एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है, ये मैं अलग से बता रहा हूँ, लेकिन आलू वाला एग्जांपल तो मेंशन है। तो एमाइलोप्लास्ट का एग्जांपल जो होगा वो पोटैटो हो जाएगा, पोटैटो में मिलेगा, ठीक है। और एल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन का स्टोरेज करता है। तो इस तरीके से आपको ये बता दिया गया कि जो प्लास्टिड होते हैं वो 3 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट। मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इन दोनों में पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं होता है, ये फूड मैटर का स्टोरेज करता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करता। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट को डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता है, हरे रंग को छोड़ करके, और ये भी फोटोसिंथेसिस में कोई रोल प्ले नहीं करता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट को हरा रंग भी देता है, और इसमें फोटोसिंथेसिस करने की भी क्षमता होती है, ठीक है।
और इनके पिगमेंट्स को कहते हैं क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स, इनके पिगमेंट को कहते हैं कैरोटिनॉइड्स। और इन दोनों के कैरोटिनॉइड्स सिमिलर होते हैं, कोई डिफरेंट नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। और जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान रखिए, जो ज्यादातर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं वो पत्तियों में पाए जाते हैं। जब पत्ती का सेक्शन काटेंगे तो पत्ती के दो सरफेस होते हैं, एक अपर सरफेस और एक लोअर सरफेस। अपर सरफेस पर एपिडर्मिस होता है एक सिंगल लेयर, और लोअर सरफेस पर भी एक एपिडर्मिस का सिंगल लेयर होता है। और दोनों एपिडर्मिस के लेयर के बीच में, यानी पत्ती का जब सेक्शन काटिए तो ऊपरी सरफेस होगा जो कि एपिडर्मिस का बना होगा, और जो लोअर सरफेस होगा वो भी एपिडर्मिस का बना होगा। यानी पत्ती में दो सरफेस होते हैं, अपर और लोअर, ऊपर भी एपिडर्मिस, नीचे भी एपिडर्मिस, और बीच में डिफरेंट जो सेल्स के कई लेयर होते हैं, इनको मीजोफिल सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीजोफिल सेल। तो एक लीफ का सेक्शन अगर काटिए तो बीच में मीजोफिल नाम का लेयर मिलता है, मोटा लेयर, ठीक है ना। तो मीजोफिल लेयर मिलता है, और पत्ती जो हरी दिखती है वो इसी मीजोफिल में जो हरे रंग के क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके वजह से, यानी इन्हीं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इस मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसीलिए पत्ती जो है वो हरा दिखती है। तो मीजोफिल में लिख लेंगे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, ठीक है। तो ज्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो मीजोफिल सेल में पाया जाता है, ठीक है। और मीजोफिल सेल पत्ती में पाई जाती है, दोनों एपिडर्मिस के बीच में, दोनों सरफेस के बीच में जो पोर्शन होता है। हालांकि आप बहुत सारे स्टेम में, हरे रंग का स्टेम है, लौकी का तना है, कद्दू का तना है, वो भी हरा होता है। तो ग्रीन स्टेम होगा उसमें भी क्लोरोप्लास्ट होगा। अब हम लोग प्लास्टिड के बेसिकली अब क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे, शेप एंड साइज की बात करेंगे। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट का जो साइज है, अब साइज में दो चीजें बताई जाएंगी, लेंथ और उसका विड्थ, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्लोरोप्लास्ट है, तो इसका ये लेंथ हो गया और ये इसका विड्थ हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट का जो लेंथ होता है वो 5 से 10 माइक्रोन होता है, 5 से 10 माइक्रोन या माइक्रोमीटर। जो एनसीईआरटी बुक अगर आप ध्यान से देखेंगे, इवन जो हमने टेक्स्ट आपको दिया है सेल चैप्टर का, उसमें mm लिखा होगा, क्योंकि वो बिल्कुल एनसीईआरटी को देख के बनाया गया है, ठीक है, लाइन बाय लाइन। तो mm लिखा होगा, ये ब्लंडर है, ये एनसीईआरटी बुक ने ब्लंडर किया हुआ है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये मिलीमीटर, mm मीन्स मिलीमीटर, आप 10 मिलीमीटर समझ रहे हैं, यानी सेल से भी बड़ा है क्या क्लोरोप्लास्ट। तो ऐसा हो तो नहीं सकता ना, तो वो मिसप्रिंट है, तो इसीलिए उसको सुधार लीजिएगा, ये म्यू m होगा या म्यू होगा, म्यू मतलब माइक्रोन। तो क्लोरोप्लास्ट की जो लेंथ होती है 5 से 10 माइक्रोन होती है, और जो उसकी विड्थ होती है वो 2 से 4 माइक्रोन होती है। तो ये जो विड्थ होगी, ये जो विड्थ है ये 2 to 4 माइक्रोन होगी। तो mm जैसा कोई चीज नहीं होता है क्लोरोप्लास्ट के लेंथ और विड्थ में, वो माइक्रोन या माइक्रोमीटर होता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो क्लोरोप्लास्ट का शेप होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा होता है, तो क्लोरोप्लास्ट अलग अलग सेल टाइप में अलग अलग तरह का शेप दिखाते हैं। तो इसमें आप मेंशन कर लेंगे, तो क्लोरोप्लास्ट का शेप होता है वो लेंस जैसा होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो ओवल शेप का हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो रिबन शेप का हो सकता है, रिबन जैसा दिख सकता है। मतलब आपको क्लोरोप्लास्ट के वेरियस शेप्स दिखेंगे। क्लोरोप्लास्ट में मतलब आप स्फेरिकल शेप भी देखेंगे, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट डिस्क लाइक भी दिख सकते हैं आपको। तो क्लोरोप्लास्ट के वेरियस शेप्स दिखेंगे, ये ध्यान रखना है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का शेप क्या था, सॉसेज शेप या सिलिंड्रिकल, तो ये आपको क्लियर रखना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मेंशन होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका नंबर क्या होता है। तो तीसरा जो पॉइंट आप मेंशन करेंगे क्लोरोप्लास्ट के नंबर के बारे में। तो एक क्लोरोप्लास्ट पर सेल पाई जाती है, यानी एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट देखा जा सकता है, या एक सेल में बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट देखे जा सकते हैं, तो नंबर वैरी करता है, या 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट देखे जा सकते हैं एक सेल में। जो पत्तियों में जो मीजोफिल सेल है, जिसमें बताया था क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जिसकी वजह से पत्तियां हरी होती हैं, तो ये मीजोफिल सेल के केस में ऐसा है कि 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल मीजोफिल सेल में ऐसा दिखेगा, मीजोफिल सेल्स में, ठीक है।
जबकि एक क्लोरोप्लास्ट एक सेल में दिखता है, एक ग्रीन एल्गी है क्लेमाइडोमोनास, उसमें दिखता है। क्लेमाइडोमोनास जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो क्लेमाइडोमोनास जो होता है उसको एल्गी में भी रख के पढ़ते हैं, लेकिन अगर फीचर वाइज देखा जाए तो उसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा जाता है, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास आप एग्जाम्पल यहाँ लिख लेंगे, क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास अ ग्रीन एल्गी, और ये यूनिसेलुलर है, ध्यान रखिएगा, यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल है। और यूनिसेलुलर होने के नाते, यूकैरियोटिक सेल होने के नाते इसको क्लासिफिकेशन के लिहाज से किंगडम प्रोटिस्टा में रखा जाता है, ठीक। तो एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास की एक सेल में, और 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं मीजोफिल की एक सेल में, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, जैसे हमने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। तो क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, ठीक। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, ठीक है। और इसमें भी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन होगी बाहर की तरफ, और अंदर वाली मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। तो आप यहां बना देंगे, ये जो क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन है और ये क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। लेकिन इसमें इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग क्रिस्टा जैसा नहीं होता है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन लिख लीजिए और इसको इनर मेम्ब्रेन लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ जो दो मेम्ब्रेन होंगी क्लोरोप्लास्ट में, इसमें इनर मेम्ब्रेन बाहरी मेम्ब्रेन के तुलना में लेस परमिएबल होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये लेस परमिएबल होगी, तो इट इज लेस परमिएबल किसके तुलना में, आउटर मेम्ब्रेन के तुलना में परमिएबल, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो इनर का जो स्पेस जो इनर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो अंदर का स्पेस आपको दिख रहा है, इसको स्ट्रोमा कहा जाता है, जिसमें फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। और ये जो स्पेस है इसको स्ट्रोमा कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा भी होता है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसके स्ट्रोमा में कुछ मेम्ब्रेनस सैक पाए जाते हैं, उनको थाइलेक्वाइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थाइलेक्वाइड्स कहा जाता है। तो ये इस तरह से डिस्क जैसे मेम्ब्रेनस सैक पाए जाते हैं और बीच में इनके ऐसे कैविटी होती है, सेक्शन काटा गया है, ये सैक होते हैं, ये ऐसे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसे बनाता हूँ, डिस्क जैसे होते हैं, इस तरह से मेम्ब्रेनस सैक पाए जाते हैं और इनको बोलते हैं थाइलेक्वाइड। क्या बोलते हैं? थाइलेक्वाइड। तो थाइलेक्वाइड क्या होते हैं? मेम्ब्रेनस सैक होते हैं, ठीक है। ये एक थाइलेक्वाइड है, ये डिस्क जैसा एक जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सिंगल थाइलेक्वाइड है, ठीक है। तो ये थाइलेक्वाइड्स कई सारे हैं और एक दूसरे के ऊपर ये स्टैक बनाते हैं। जैसे एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रखो, उसके ऊपर तीसरा सिक्का रखो, इसके ऊपर चौथा सिक्का रखो, तो सिक्कों का एक पाइल तैयार हो जाता है। उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में थाइलेक्वाइड एक दूसरे के ऊपर टिक करके पाइल बनाते हैं, लाइक स्टैक ऑफ कॉइन्स। तो हर पाइल को, ये जो पाइल है, ये हर पाइल को क्या कहा जाता है? हर पाइल को कहा जाता है ग्रेना। तो ये जो हो गया ग्रेनम हो गया, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ग्रेनम आपने बना लिया है, तो ये हो गया ग्रेनम जो है वो सिमिलर है और ऐसे और भी ग्रेनम होंगे, तो प्लूरल हो गया ग्रेना। तो ग्रेना के लिए प्लूरल करना गया। इस तरह से आप स्टैक बना लेंगे थाइलेक्वाइड। तो इस तरह से कई सारे ग्रेना आपको दिखेंगे, ठीक है। और ये ग्रेना किसके बने होते हैं? थाइलेक्वाइड के। और जो ग्रेना के थाइलेक्वाइड होते हैं, इनको इंटरग्रेनल थाइलेक्वाइड कहा जाता है। तो
इसके अंदर जो थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड कहिए या एनसीईआरटी उनको इंटरग्रेनल थैलेकॉइड भी लिखती है, इंटरग्रेनल थैलेकॉइड भी लिखती है। तो एनसीईआरटी इनको इंटरग्रेनल थैलेकॉइड भी लिखती है, ठीक है। और दो अलग अलग ग्रेना आपस में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं। जैसे ये ग्रेना है, ये ग्रेना है, इसका एक कोई थैलेकॉइड, इसका एक कोई थैलेकॉइड आपस में कनेक्टेड होगा, ठीक है ना। तो इसको स्ट्रोमल लैमेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल लैमेली बोलते हैं। तो इनको बोला जाता है स्ट्रोमल लैमेली, स्ट्रोमल लैमेली, ठीक है। तो स्ट्रोमल लैमेली जो होता है ये दो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करता है। ट्यूबुलर structure that connects to granal to grana, ठीक है, that connects to grana या थैलेकॉइड्स ऑफ टू ग्रेना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और थैलेकॉइड जो होता है ये अंदर से खोखला होता है, थैलेकॉइड के अंदर कैविटी होती है जिसको ल्यूमेन कहा जाता है। तो आप देखिएगा इसका हम सेक्शन काटे तो इसके अंदर आपको ऐसे ल्यूमेन दिखाई देगा, इसके अंदर आपको ल्यूमेन दिखाई देगा। तो ये ल्यूमेन है अंदर और ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। तो थैलेकॉइड में दो पार्ट होता है, बीच में खाली जगह जिसको ल्यूमेन कहते हैं, उसमें फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, पानी भरा होता है, और उसके चारों ओर मेम्ब्रेन होता है। तो थैलेकॉइड में मेम्ब्रेन होता है और अंदर बीच में क्या होता है? ल्यूमेन, जिसमें पानी भरा रहता है। तो ये एक थैलेकॉइड है। ऐसे बहुत सारे थैलेकॉइड एक के ऊपर एक टिके रहते हैं, इनको ग्रेना कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे ग्रेना जो है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको स्ट्रोमल लैमेली कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रोमा से होकर गुजर रहा है, उसको स्ट्रोमल लैमेली कहेंगे, ठीक है। और जो थैलेकॉइड जो ग्रेना में पाया जाता है उसके लिए एनसीईआरटी बुक ने अलग से टर्म दिया है इंटरग्रेनल थैलेकॉइड, ये आपको ध्यान रखने का, ठीक है। और ये जो स्ट्रोमल लैमेली है ये भी अंदर से हॉलो होता है। देखिए ये स्ट्रोमल लैमेली का ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसमें भी आपको मेम्ब्रेन दिखेगी और चारों तरफ और बीच में हॉलो कैविटी होगी। तो इसमें भी ल्यूमेन होगा, स्ट्रोमल लैमेली में भी बीच में, और बाकी चारों तरफ क्या होगी? मेम्ब्रेन होगी। तो इसमें भी आपको मेम्ब्रेन दिखेगी और बीच में हॉलो होगा, यानी ये ट्यूब भी बीच में हॉलो होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये थैलेकॉइड के का जो ल्यूमेन है और इस थैलेकॉइड का ल्यूमेन जो है वो इस स्ट्रोमल लैमेली के ल्यूमेन से कनेक्टेड होता है, यानी अंदर ही अंदर इसके चैम्बर का मटेरियल इसमें जा सकता है, इसके चैम्बर का मटेरियल इसमें जा सकता है। तो ये बात उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि थैलेकॉइड के अरेंजमेंट किस प्रकार से होते हैं वो समझा दिया, और ये स्ट्रोमा में पाया जाता है ये सारा स्ट्रक्चर। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्ट्रोमा होता है, जो स्ट्रोमा होता है वो स्ट्रोमा में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए होता है, और इसमें भी सर्कुलर डीएनए के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2-4 मॉलिक्यूल्स। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और तो यहां लिख लेंगे सर्कुलर डीएनए, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड, और ये भी हेलिकली कॉइल्ड होंगे। तो ध्यान रखेंगे ये भी हेलिकली कॉइल्ड होंगे, हेलिकली कॉइल्ड होंगे। तो सर्कुलर डीएनए होंगे और ये हेलिकली कॉइल्ड डीएनए होंगे, ठीक। और इसके वजह से इससे भी आरएनए बनेगा और फिर आगे चल करके इससे भी प्रोटीन्स बनेगी। तो आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए दिखेगा, आरएनए दिखेगी, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में दिखा था। यानी क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है और इसमें भी सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, यानी ये भी प्रोकैरियोट जैसा सेल रहा होगा कभी, जिसको किसी सेल ने अपने अंदर ले लिया एंडोसिम्बायोट थ्योरी के आधार पर, तो इसको भी सेल विद इन सेल कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं, और वो राइबोसोम जो होते हैं वो 70S राइबोसोम होते हैं, जैसे कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो राइबोसोम का इसमें पाया जाना, 70S टाइप का सर्कुलर डीएनए पाए जाना, इसमें ये बताता है कि ये भी प्रोकैरियोटिक सेल जैसी फीचर्स दिखाता है। तो इसको भी
जो है वो सेल विद इन सेल कहा जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक, तो दो सेल ऑर्गेनल है जिनको सेल विद इन सेल कहा जाएगा, कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। दो सेल ऑर्गेनल कौन है यूकैरियोटिक सेल में जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कुछ फीचर्स मिलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं? 70s राइबोसोम और सर्कुलर डीएनए। ये बात समझ में आ गया? और इसके साथ में ये भी ध्यान रखना है, ये सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल ये भी है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल था, क्योंकि ये भी अपनी कुछ प्रोटीन बनाता है अपनी ज़रूरत की, लेकिन बाकी सारी प्रोटीन्स इसको चाहिए होती हैं वो न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है उसके लिए। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उससे जो आगे चल के कभी प्रोटीन बनेगी, उसमें कुछ प्रोटीन क्लोरोप्लास्ट को भी मिलती है। तो ये भी सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है। तो ये चीज़ आपको बता दिया गया है। और इस तरह से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हो गया। हाँ, इसमें जो ग्रेना होता है इसमें लाइट रिएक्शन चलता है, और जो स्ट्रोमा होता है उसमें डार्क रिएक्शन चलता है। फोटोसिंथेसिस में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, आगे पढ़ाया जाएगा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, LR मतलब लाइट रिएक्शन, DR मतलब डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो होता है वो ग्रेना में चलता है, ग्रेना में, ठीक, और लाइट रिएक्शन कहाँ और डार्क रिएक्शन कहाँ चलता है? स्ट्रोमा में। तो अभी फिलहाल आपको ये नहीं समझना है कि लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है, बस जान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस में जो रोल प्ले होता है क्लोरोप्लास्ट का, उसमें दो जगह क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस से संबंधित रिएक्शंस होते हैं, एक ग्रेना और दूसरा जो बाहर का मैट्रिक्स देख रहे हैं स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलता है और ग्रेना में लाइट रिएक्शन चलता है, और ग्रेना आपस में कनेक्टेड रहते हैं स्ट्रोमल लेमली से, और ग्रेना बना होता है थाइलेक्वाइड से। और थाइलेक्वाइड क्या होता है? एक मेम्ब्रेनस सैक होता है जिसमें अंदर ल्यूमेन होता है, कैविटी होती है पानी से भरी हुई, और ये मेम्ब्रेन है चारों तरफ। और ये जो स्ट्रोमल लेमली है ये भी मेम्ब्रेनस ट्यूब होता है, चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है और अंदर बीच से ये हॉलो होता है, इसमें भी लिक्विड भरा होता है। तो ये स्ट्रोमल लेमली दो अलग अलग ग्रेना के थाइलेक्वाइड्स के ल्यूमेन को आपस में कनेक्ट करता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो क्लोरोफिल पिगमेंट और कैरोटीनॉइड पिगमेंट कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ लाइट रिएक्शन चलता है। ये जो आप देख रहे हैं थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन देख रहे हैं, इसी मेम्ब्रेन में होता है पिगमेंट्स। तो लिख लीजिए, जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में, कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स, वो मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। किसके मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं? थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो आप ये मेंशन कर लेंगे कि पिगमेंट्स, इसमें क्लोरोफिल की बात मैं कर रहा हूं, यही मेन पिगमेंट होता है, एंड कैरोटीनॉइड्स की बात कर रहा हूं, कैरोटीनॉइड्स की बात कर रहा हूं, आर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड, या आप ग्रेना बोल सकते हैं क्योंकि थाइलेक्वाइड से ही तो ग्रेना बना है। तो मैं थाइलेक्वाइड की जो मेम्ब्रेन देख रहे हैं इसी में पिगमेंट धंसा रहता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको यहाँ पर प्लास्टिड के बारे में बता दिया है। जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको एक बार प्लास्टिड के बारे में, स्पेशली क्लोरोप्लास्ट के बारे में रिकॉल किया जाएगा। तो अभी जो मेन पार्ट यहाँ डिस्कस किए गए हैं, ग्रेना है, स्ट्रोमा है, थाइलेक्वाइड है, स्ट्रोमल लेमली है, इसकी दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसके स्ट्रोमा में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, 70s राइबोसोम पाया जाता है, इसमें भी आरएनए बनते हैं, इसमें भी प्रोटीन बनती है, ये सब ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ आउटर मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादा परमेबल होती है इनर मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में, या ऐसे कह लें इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल होती है आउटर मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में।